आज एक बहुत अहम टॉपिक पे आपसे बात करनी है और वो चुभता हुआ टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर का। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद मर्दों की है। मर्द आमतौर पे 60 साल के बाद इस मर्ज़ में आ रहे हैं, जबकि औरतें मेनोपॉज़ल एज के बाद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होती हैं। दुख की बात यह है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, एक सर्वे के मुताबिक 70% लोगों को इस बीमारी की अहमियत का एहसास नहीं है। सिर्फ 3% लोग ऐसे पाए गए जो कि ब्लड प्रेशर के अद्वियात के ऊपर स्टेबल थे। बाकी लोगों को ना इसकी अहमियत का अंदाज़ा है, ना इसके आने वाले ख़तरात से उनकी आगाही है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम ये जायज़ा लेंगे कि ये ब्लड प्रेशर क्या बला है, कैसे होता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर नाजरीन 120/80 की एक स्टैंडर्ड रीडिंग है, मरकरी मिलीमीटर में नापा जाता है और कोशिश की जानी चाहिए कि आप अपना ब्लड प्रेशर हमेशा मरकरी मैनोमीटर के साथ चेकअप कराएं। और जो डिजिटल हैं या जो दूसरे हैं एनीरॉयड घड़ी वाले कहते हैं, उनके साथ इसकी रीडिंग हमेशा मशकूक रहती है। सबसे पहले आते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात की तरफ। तकरीबन हर मर्ज़ की तरह हाई ब्लड प्रेशर भी इसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट बहुत हावी होता है। अगर किसी के पेरेंट्स में से एक या दो, यानी वालिद या वालदा या दोनों ब्लड प्रेशर का शिकार थे या हैं, तो 20 से लेकर 50% तक चांसेस ज़्यादा हैं कि आप भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाएंगे किसी न किसी एज में। बट इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अप टू सर्टेन लिमिट। ब्लड प्रेशर की दूसरी अहम वजह वज़न की ज़्यादती है। अगर हम अपना वज़न 1 किलोग्राम कम कर लें तो हर 1 किलोग्राम वज़न कमी के पीछे 1 मिलीमीटर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ये साबित है। तीसरी अहम वजह ग़िज़ा में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल, वर्जिश की कमी, मेटाबॉलिक इलनेसेस, ऐसे लोग जो किसी भी मेटाबॉलिक इलनेस का शिकार हों, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है या थायरोटॉक्सिकोसिस है या हाइपोथायराइडिज्म है, लेटर एज में जाके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिस्कस। नाज़रीन, स्ट्रेस से आपको पता है कि कॉर्टिसोल आता है, और कॉर्टिसोल जो है एक परमानेंट, एक कांस्टेंट, एक वेज़ो कंस्ट्रिक्टर है। और जब हम एक मुस्तकिल, एक क्रॉनिक स्ट्रेस की हालत में होते हैं तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसी वजूहात की तरफ जो कि आम तौर पे मुआलजीन की नज़रों से छुपी रह जाती हैं। वो हैं कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की कमी, लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, लाइक पोटेशियम, लाइक मैग्नीशियम, लाइक विटामिन डी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपकी ग़िज़ा में ये कम हो तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर आ जाता है। अब होता यह है कि डॉक्टर्स हज़रात की ज़्यादातर तवज्जो सोडियम की तरफ रहती है और वो सोडियम रेस्ट्रिक्शन की तरफ तवज्जो देते हैं। नमक वाली चीज़ों से डॉक्टर लोगों को परहेज़ बताते हैं, लेकिन पोटेशियम जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सोडियम के इक्विवेलेंट चलता है, उसकी कमी की तरफ तवज्जो नहीं जाती। और नाज़रीन, हम आपको बताते जाएँ कि पोटेशियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई है। ये तकरीबन 4000 4500 मिलीग्राम से ज़्यादा है, जिसको कि रोज़मर्रा की ग़िज़ा में हासिल करना ख़ासा मुश्किल है। उसके लिए आपको कम से कम 2-3 प्लेटें भरी हुई फ्रेश सैलड की खानी पड़ेंगी, जब जाके आप अपनी पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे जो अननोन, अनडिटेक्टेड केसेस हैं, या जिनको एसेंशियल हाइपरटेंशन कह के जान छुड़ा ली जाती है, वो कहीं ना कहीं पोटेशियम डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। अब आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के अलामात की तरफ। तो एक्चुअली ये वो मर्ज़ है जिसकी कोई ख़ास अलामत नहीं, इसलिए इसको एक तरह से साइलेंट किलर या एक खामोश कातिल कहा गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आके अजीबोगरीब या वेग किस्म की शिकायत बताते हैं कि डॉक्टर साहब, गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, पंठों में खिंचाव है, नींद कम आती है, आँख के डेले के पीछे दर्द है, यानी इस तरह के अलामत हैं। लेकिन किसी भी अलामत को हम ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है, जब तक कि मरकरी मैनोमीटर के साथ इसको चेक ना किया जाए। ये साबित नहीं हो सकता कि ये अलामत ब्लड प्रेशर की हैं या नहीं है। इसलिए अगर आपके अंदर इनमें से कोई अलामत है
तो कोशिश कीजिए अपने मॉलिज के पास जाके इसको बाकायदा चेक करा लीजिए, बजाय इसके कि आप अंदाज़ा लगाते रहें। आप ब्लड प्रेशर चेक कराने जाएं तो दोनों अपर आर्म्स का कराइए, और अगर इन दोनों में डिफरेंस आता है, थोड़ा डिफरेंस है, कोई हर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा डिफरेंस है, परेशानी वाली बात आ रही है, तो दोनों का एक एवरेज जो निकलेगा वही आपका ब्लड प्रेशर होगा। अब आते हैं ब्लड प्रेशर के इलाज की तरफ। नाज़रीन, आपको ये इल्म होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को आप कभी भी ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप इसका इन टाइम इलाज नहीं कराते और इसके बुरे असरात आते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकते हैं। गुर्दे के ऊपर इसके बहुत बुरे असरात हैं, आँख के पर्दे के ऊपर बहुत बुरे असरात हैं। कहीं ना कहीं कोई कैपिलरी, कोई छोटी ब्लड वेसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर लीक कर जाती है, तो उस जगह की अलामतें आ सकती हैं। मसलन अगर वो आँख के पर्दे के अंदर नाली फट जाती है तो विजन ख़त्म हो सकती है सडनली। अगर ब्रेन के अंदर, किसी एक लोब के अंदर ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो लकवा, फालिज या उस तरह की जो मुतल्लिका अलामतें हैं वो आ सकती हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को इन टाइम कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो तो हर सूरत में डॉक्टर के साथ राब्ते में रहेंगे और डॉक्टर की बताई हुई हिदायत और दवाई पे अमल करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल अर्ली स्टेज में है या न्यूली डायग्नोस्ड है, या ये तकरीबन लेट मी से ये 145 और 85 90 के अराउंड है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको अगर आप गौर से सुने और अमल करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बाकायदा ब्लड प्रेशर के मरीज़ कभी डिक्लेयर नहीं होंगे और दवाई खाए बगैर आप बिल्कुल परफेक्ट ज़िंदगी गुजारेंगे। सबसे पहली चीज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपका वेट है। आप अपने वज़न को कम रखिए, और ये भी याद रखिए, जैसे मैंने पहले बताया, कि हर 1 किलोग्राम वेट लॉस के पीछे आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 1 मिलीमीटर मर्करी नीचे जाता है, एंड दिस इज़ ए कंसिडरेबल थिंग। आप बाकायदा वॉक कीजिए, 2 टाइम खाना खाइए, भूख रख के खाना खाइए। अगला नंबर, आप अपनी नींद पूरी करनी है। 8 घंटे की नींद से आपका कार्टिसोल लेवल नीचे जाता है। आप जब स्ट्रेस की हालत में होते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, 6 से 8 घंटे की नींद आपकी ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में बेहद मुआविन साबित हो सकती है। ग़िज़ा की तरफ आते हैं तो नमक से परहेज़ कीजिए, फ़ास्ट फूड से परहेज़ कीजिए। ऐसी चीज़ें जिनमें नमक ज़्यादा है या फास्फोरिक एसिड ज़्यादा है, यानी कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कोक है, स्प्राइट है, पेप्सी है, इनसे आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आता है कि लहसुन और प्याज, वेरी वंडरफुल, दो बहुत वंडरफुल चीज़ें हैं और अल्लाह का इनाम है। लहसुन के अगर आप 2 जवे रोज़ खाते हैं तो इसकी एफिकेसी क्लिनिकली एक एस इनहिबिटर के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इसी तरह प्याज को ले लें। प्याज एक परफेक्ट वेज़ोडाइलेटर है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वेज़ोडाइलेटर है, और वेज़ोडाइलेशन से ब्लड प्रेशर नीचे आता है। फिर जैसा कि मैंने पोटेशियम का जिक्र किया था कि एक तरफ तो आप सोडियम को नीचे करें और पोटेशियम इनटेक बढ़ाएं। और पोटेशियम नाज़रीन किन चीज़ों में होती है? सबसे ज़्यादा पोटेशियम आपको केले में मिलेगी और ग्रीन लीव्स वेजिटेबल में। के बारे में स्पेशल एक हिदायत ये है कि इसमें पोटेशियम तो बहुत आला पाए का होता है, लेकिन इसकी जो कैलोरीज़ हैं, जो इसमें शुगर कंटेंट है, वो आपका वज़न बढ़ा सकती है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक ऐसे हाइपरटेंसिव हैं जिसका वज़न ज़्यादा है, तो आप केला ना खाएं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, अपना पोटेशियम वहाँ से लें। 2 प्लेटें सलाद की आपने डेली खानी है। लेकिन अगर आप ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनका वज़न नॉर्मल है, तो आप बड़े मज़े के साथ एक पुख्ता केला डेली खाइए। आखिर में मेरा एक थोड़ा सा इख्तलाफी नोट है। बाज़ डॉक्टर हजरात, माज़रत के साथ कहता हूँ, कि वो ब्लड प्रेशर को नीचे लाने के लिए मुस्तकिल तौर पर डायूरेटिक्स लगा देते हैं मरीज़ को, यानी पेशाब आवर अद्वियात। जब आप पेशाब आवर अद्वियात या डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे हाइड्रोक्लोरथायज़ाइड ग्रुप, तो इसके क्रॉनिक इस्तेमाल से ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलता है, सोडियम निकलती है और आपका बीपी नीचे आता है, मगर इस सोडियम के साथ साथ आपके जिस्म से पोटेशियम भी निकल रहा है, पेशाब के साथ मैग्नीशियम भी निकल रहा है। तो जैसे पोटेशियम निकल रहा है, उससे गोया आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ रहा है। तो ये एक शैतानी चक्कर है
कि आप यू आर लूजिंग सोडियम अलॉन्ग विद द पोटेशियम, यू आर डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर बट यू आर अगेन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द लॉस ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन। फिर आपको उसको कंपनसेट करना आसान नहीं रहता। 4500 4700 मिलीग्राम पोटेशियम आप कैसा पूरे करेंगे? मार्केट में जितनी भी पोटेशियम की गोलियां मिलती है किसी में भी इतना पोटेशियम अवेलेबल नहीं है। अभी ये है कि क्रॉनिक यूज़ ऑफ डायूरेटिक से आपके जो सीरम में होमोसिस्टीन लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं, और होमोसिस्टीन ये वो चीज़ है जो कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए किसी सूरत में भी अच्छी नहीं है। इन शॉर्ट ये है कि डायूरेटिक्स को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन एमरजेंसी स्टेट दिया जा सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे थायराइड डायूरेटिक्स को लंबे अरसे इस्तेमाल के लिए मैं ज़ाती तौर पर रिकमेंड नहीं करता। आपके मौलजीन अगर देते हैं तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे अहम बात कि ब्लड प्रेशर को आप कभी भी इजी ना लें, इसकी दवाई को बाकायदा खाना होता है। हमारा ये बहुत तल्ख क्लिनिकल तजर्बा है कि मरीज़ हम से आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं फ़ील करता हूँ कि मेरी को बुरी फीलिंग आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं बीपी की एक दवाई खा लेता हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं खाता। ये जो इरेगुलर यूज़ ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, इसके साथ एक पीक्स एंड ट्रफ्स बनती रहती हैं। यानी आपने गोली खाई तो ब्लड प्रेशर नीचे चला गया, आपने छोड़ी तो ऊपर चला गया। ये जो पीक्स बनती है ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। आपको दवाई रेगुलरली लेनी है, जो भी डॉक्टर आपको आपकी दवाई तजवीज़ करता है, और कोशिश कीजिए कि ऐसी दवाई लीजिए जिसकी पीक टू ट्रफ रेशो मैक्सिमम हो, यानी सारे दिन में एक दफ़ा खाने की नौबत आए। वरना आम तौर पे जो 12 घंटे की असरात वाली गोलियां हैं वो कभी अगर मरीज़ शाम को एक गोली भूल जाता है तो अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर के साथ राब्ते में रहिए, अपने मौलज खुद ना बनिए। हमसाए को देख के या अपने रिश्तेदार की किसी ब्लड प्रेशर की गोली को देख के हुए खुद से खाने का फ़ैसला ना कीजिए। सेहत अनमोल है, इसकी हिफाजत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।